नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं सुहेल। मैं आपको एक सीधी लाइन में बता दूं कि 20 गुना तेज परमाणु युद्ध, रूस और ईरान की गुप्त मीटिंग। इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है क्योंकि पिछले 24 घंटे से जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं और जिस तरीके से नई चीज़ें सामने आई हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि रूस और ईरान मिलकर अब कुछ ऐसा खेला कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर आ सकते हैं। मेरे साथ सुहेल भी हैं, मैं इनसे भी ये पूछूंगा कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि अचानक इतनी तेज़ी से परमाणु युद्ध की बातें होने लगी हैं, क्योंकि बातें तो बहुत दिनों से परमाणु युद्ध की हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अब अपने तेवर दिखाए हैं वो वाकई में दिल दहलाने के लिए काफ़ी हैं। मैं आपको बता दूं, आप हैरान होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इजराइल को रोक रहे हैं कि आप हमारे ऊपर, ईरान के ऊपर हमारी बिना परमिशन के हमला नहीं कर सकते। और इजराइल भड़क रहा है, नेतन्याहू भड़क रहे हैं ट्रंप के ऊपर कि आप चाहते क्या हो, क्या हमारे ऊपर परमाणु अटैक ईरान से करवा दोगे। वो ऑलरेडी कुछ तो खबरों में यहाँ तक दावा किया गया है कि ईरान हो सकता है कि हर महीने 5 परमाणु बम बना ले। सबसे पहले मैं अभी सुहेल के पास जाता हूँ और उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि खाड़ी के अंदर जो गदर मचा हुआ है, जिसे बोलते हैं ना खूनी गदर, परमाणु गदर, उसका मकसद क्या है और अभी क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। किस तरीके से अमेरिका जो है वो ईरान को लेकर किसका मुंह ताक रहा है, पुतिन का मुंह ताक रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सुहेल? देखिए, सिचुएशन जो पूरे वेस्ट एशिया में है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। हम ट्रंप के एक्शंस को तो समझ ही रहे हैं कि ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ वॉर शुरू किया और जिस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स उन्होंने अपनाई, प्रेशर टैक्टिक आपको बहुत साफ दिखाई देगी कि 2 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं उन्होंने इस रीजन में भेजे। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मतलब एक स्ट्रेंथ का शो ऑफ है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत है और उसे मैं प्रोजेक्ट करूंगा, वो प्रोजेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, और उसकी वजह से दबाव बनाने की कोशिश की। प्रॉब्लम ये है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनी, आप ये मान के चलिए कि ये उम्र में ज़ईफ ज़रूर लगते हैं बट अल्टीमेटली दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जितनी भी ये शहमात का गेम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं दबाव बना लिया है। अब्बास अरागची जो है उनकी मुलाकात हुई है और अब वो रशिया पहुंचे हैं मीटिंग के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि रशिया अपने आप में एक काउंटर बैलेंस है अमेरिका का। अमेरिका कितना भी प्रोजेक्ट करे ताकत को, कितना भी ये दिखाने की कोशिश करे कि वही एक लौती डोमिनेंट फोर्स है, लेकिन ऐसा है नहीं। और रूस ने जो कुछ किया है पिछले दिनों में, यूक्रेन की लड़ाई को लेकर जो कुछ हुआ है, या यहाँ पर जिस तरह से पुतिन का आप समझ सकते हैं कि पुतिन अपने आप को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रंप पे इस तरह का दबाव बना दिया है जिसका सारा असर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बड़ी अच्छी सुहेल ने बात बताई। ये जो अब्बास आ रहे हैं, सैयद अब्बास विदेश मंत्री हैं और ये पहुंचे हैं तेहरान, तेहरान से पहुंचे मॉस्को। मॉस्को में किससे मिल रहे हैं? पुतिन से मिल रहे हैं, वहाँ के विदेश मंत्री लावरोव से मिल रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एक करैक्टर है विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ जो हैं वो तेहरान से भी बात कर रहे हैं और मॉस्को से भी बात कर रहे हैं। विटकॉफ ने सीधा बोला है ट्रंप को कि अगर ईरान के ऊपर परमाणु हमला हुआ या किसी तरीके का अटैक हुआ उसके ऊपर, या इजराइल ने कोई भी बड़ा कदम उठा दिया ईरान के ऊपर, तो यह मान के चलिए कि आप यूक्रेन भी हारोगे, खाड़ी में भी हारोगे और बर्बाद हो जाएगा इजराइल। इजराइल को डर यह है कि साल 2015 में ट्रंप ने, अमेरिका ने एक समझौता किया था ईरान से, लेकिन उसमें दिक्कत यह थी कि उसमें ईरान जो था उसको ये लोग परमाणु हथियारों के डेवलपमेंट से रोक ही नहीं पाए। और यही वजह है कि अब दावा किया जा रहा है किसकी तरफ से, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी हैं IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी, वो तो इस वक्त पहुंच चुके हैं तेहरान। उन्होंने वहां पहुंचने से पहले क्या बोला कि देखिए अब आप ईरान को रोक नहीं सकते, वो परमाणु और एटम बम बना लेगा, उसके पास सारी चीजें पहुंच चुकी हैं। रक्षा विशेषज्ञ उन्होंने कहा आप 60% की बात कर रहे हो, ईरान तो 90% के करीब पहुंच चुका है और वो आराम से हर महीने 5 परमाणु बम बनाने की क्षमता रखने वाला है। तो ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की परमाणु ताकत अगर रशिया की परमाणु ताकत से मिल जाएगी तो फिर अमेरिका और इजराइल क्या करेंगे? दोनों परमाणु शक्ति हैं, फिर तो बैलेंस बराबर होगा ना, एक तरफा युद्ध ही नहीं होगा। एक चीज मुझे बताइए सुहेल, जो बार बार एक तरफा युद्ध कर रहा था अमेरिका और इजराइल की तरफ से, जैसे उन्होंने हूती पे अटैक कर रहे हैं, गाजा में अटैक कर रहे हैं, बेरूत में, लेबनान में किया, अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, किया सब कुछ किया और सब कुछ करने के बाद रिजल्ट क्या हुआ? अल्टीमेटली आज क्या हुआ है, हमास से वापस निगोशिएशंस आगे बढ़ती जा रही हैं, जबकि आपने उन्हें डिक्सिमेट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए जितना गोला बारूद हो सकता था वो इस्तेमाल कर लिया। हूती पर अमेरिका ने इजराइल को बोला कि हूती को हम देख लेंगे, तुम हमास को देखो। यही एटीट्यूड था ना जब शुरू हुआ था कि हूती को हम देख रहे हैं, तुम हमास को देखो, हूती हम पर छोड़ दो। हूती क्या हुआ? आज तक इजराइल पर मिसाइल जो है वो फायर हो रहे हैं। कल भी
अमेरिका ने अटैक किया हूती पर और उस अटैक से सना में कुछ लोगों की मौत भी हुई, बट अल्टीमेटली यू नीड टू रियलाइज कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये मानने लगा है कि जो बात हो रही थी हूती को हम निस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, क्या ट्रंप को एहसास हो चुका है कि पुतिन ने जिस तरीके से नाटो यूक्रेन को रौंदा है, यानी कि उनके हथियारों को रौंदा, उनके सैनिकों को रौंदा है, उससे क्या अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि अगर हमने दोबारा ऐसी गलती ईरान में कर दी या हूतियों के संग कर दी तो हम लोग बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, यूनिपोलर वर्ल्ड अब नहीं है, भले आप उसे इकोनॉमिकली लें, पॉलिटिकली लें, स्ट्रैटेजिकली लें या मिलिट्रीली लें, यूनिपोलर वर्ल्ड अब नहीं बचा है। कहीं ना कहीं चाइना ने ये जो टैरिफ वॉर है इसमें दिखा दिया कि आप भले कितने ताकतवर हों लेकिन आप दूसरों को मिटा नहीं सकते। और यही कुछ हो रहा है इस मिलिट्री जो ये पूरा चल रहा है, ये जंग का माहौल जो है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं अमेरिका ये रियलाइज करने लगा है कि मैं एडिक्ट जो जारी करता हूँ कि ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर ईरान पर हमला करने से इसीलिए रोका है, जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि ट्रंप पर नेतन्याहू भड़क गए कि उन्होंने रोक दिया कि ईरान पे हमला मत करो, इसीलिए रोका क्योंकि उनको पता है कि ईरान पर बम गिराने का मतलब ये है कि पुतिन खुलकर सपोर्ट में आ जाएंगे और यूक्रेन से भी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएंगे अमेरिका के लिए, और ट्रंप नहीं चाहते कि मल्टी फ्रंट खुले, और इसी वजह से उन्होंने नेतन्याहू को समझाया कि नहीं, हमें हमला नहीं करना है, रुक जाओ, हमें हमला नहीं करना है, रुक जाओ, हमें हमला नहीं करना है, रुक जाओ, और उसका रिजल्ट ये सारी जो डिप्लोमेसी दिखाई। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ओमान के मस्कट में 19 अप्रैल को मीटिंग होने जा रही थी अमेरिका और ईरान के बीच। अब खबर आ रही है कि साहब वहां नहीं होगा, अब इटली में जो रोम है वहां अमेरिका और ईरान के अधिकारी या विदेश मंत्री वहां मिलेंगे और बात करेंगे। आखिर अचानक वेन्यू चेंज क्यों किया? इसके पीछे के भी कई तर्क दिए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान की जो परमाणु ताकत है उससे अमेरिका और ईरान जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे वो टूट चुका है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह आ गई है कि ट्रंप और नेतन्याहू ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पुतिन आंख मूंद कर ईरान का साथ क्यों दे रहे हैं। इसके पीछे की जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका साफ कहना है कि ईरान ने अपने देश का वजूद दांव पे रखकर सारे हथियार रशिया को दिए हैं कि आप इसको जीतिए और अगर हम पे संकट आए तो आप हमको बचाइए। अभी स्थिति यह है कि पुतिन ने बोला है कि देखो युद्ध बहुत अहम मौके पर पहुंच चुका है, और आपके स्टीव विटकॉफ ने साफ बोला है कि भाई अगर आप ईरान को कंट्रोल कर लोगे तो आपको हम यूक्रेन में 5 इलाके दिला देंगे। पुतिन इस पे राजी हो रहे हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। अगर 5 इलाके पुतिन को मिल जाते हैं तो ईरान के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना उधर। ईरान पे कंट्रोल करेंगे कैसे? जरा ईरान के हथियारों का जखीरा बिल्कुल देखिए। बिल्कुल बिल्कुल एक सिटी है, यहाँ पर मल्टीपल सिटीज इस तरह की हैं। ये पूरी सिटी है जिसमें बम और मिसाइल्स भरे पड़े हैं। ये पूरी सिटी आप देखिए, शहर का शहर है, गाड़ियां चल रही हैं, इस सुरंग के अंदर गाड़ियां चल रही हैं और उन गाड़ियों से मिसाइल्स और जो भी वहां पर आर्मामेंट्स मौजूद हैं वो लाइन से दिखाए जा रहे हैं। एक छोटा शहर बसा हुआ है जो पूरा का पूरा हथियारों से भरा हुआ है। जब इतनी ज्यादा तैयारी हो और शाही ड्रोन, जिस तरह से शाही ड्रोन ने यूक्रेन में अपना असर दिखाया, उससे आप ये तो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में सारे चीजों के बावजूद ईरान पीछे नहीं है। और इसीलिए जो उनके जनरल है ना, जो जीप पे बैठे हुए इस तरह से सीना खुला, कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाई दे रहा है कि हमें डर कुछ नहीं है, अगर मुकाबले की बात आएगी तो मुकाबला भी। ये सुहेल ने जो आपको भी मिसाइल सिटी पूरी दिखाई है, आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। ऐसे दावे किए जाते हैं, किसी के पास सबूत नहीं, ऐसे दावे किए जाते हैं कि 1 लाख से ज्यादा घातक मिसाइलें ईरान के पास हैं, जिसमें खैबर शेकेन, खुर्रम शहर, इमाद, गदर जैसी घातक मिसाइलें हैं। इसमें कुछ हाइपरसोनिक भी हैं। और एक चीज आपको और बता दूं, अभी 24 घंटे पहले ईरान ने अपना एक नया एयर डिफेंस, है तो पुराना लेकिन उसका एक नए वर्जन का कहते हैं ना सफलतापूर्ण परीक्षण किया। उसका नाम है बावर 373। बावर 373 एक ऐसा एयर डिफेंस है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो अमेरिका के F-35 को भी उड़ा सकता है। वो दावा किया जा रहा है कि वो इजराइल के F-16 और F-15 क्लास के जो जेट्स हैं उनको भी उड़ा सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की तैयारी कितनी तेजी से चल रही है। वो 3 साल से तैयारियां कर रहा है ईरान, वो हंसी खेल नहीं है इतनी लंबी तैयारी कर लेना। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा भी नहीं है कि ईरान और रूस मिलकर उठा के और उसको अमेरिका को, इजराइल को, सबको काबू में कर लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि यूरोप चुपचाप बैठा रहेगा अगर ईरान को ताकत मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, खाड़ी के अंदर ईरान पे ही सारा दांव क्यों लगा रहे हैं? चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे यूरोप की कुछ कंट्रीज हो, ऐसा क्यों है? क्या ईरान इतना ताकतवर मुल्क है जबकि शिया मुल्क है वो?
शिया मुल्क होने के बावजूद उसने सबको कंट्रोल कर रखा है, जबकि सऊदी अरब उसके खिलाफ रहता है। यहाँ पर ना सेंसिबिलिटी समझनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले हाँ, जाना चाहूंगा। इस्लाम के आने से पहले 1400 साल पहले अगर हम बात करें तो दुनिया की दो सबसे बड़ी एम्पायर थी। जैसे आज अमेरिका है, उस तरह से पर्शियन एम्पायर और बाइजेंटियन एम्पायर थी। और वो पर्शियन एम्पायर इसी इलाके में थी जहां आज ईरान के लोग हैं। बहुत पुरानी ये लोग हैं, बहुत पुरानी यहाँ पर सिविलाइजेशन थी। और माना ये जाता है कि जो फारस की खाड़ी के लोग हैं, जो पर्शियन लोग हैं, वो बेहद समझदार, सुलझे हुए और सरकार को चलाना और बड़े राज्यों को स्थापित करना, उसमें वो माहिर हैं। और कुछ ना कुछ यहाँ पर दिखा है। जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से ईरान ने जिस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ पावर किया है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू। अब देखिए, ईरान डायरेक्टली अगर लड़ाई लड़ता तो अभी तक सारे देश मिलकर उस पर हमला कर देते और ईरान को खत्म कर देते। ईरान ने क्या किया, अपने प्रॉक्सी और शिया जो मिलिशियाज हैं उनको हथियार पहुंचाए और उनके दम पर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की। फिर भले वो हुतीज हों, हिजबुल्ला हों, इराक में शिया लड़ाके हों, इन सब की मदद से ईरान ने अपनी पावर की प्रोजेक्शन जो है वो अपने इलाके से कहीं दूर करी। और एक ऑक्टोपस नाम का जानवर होता है समुद्री, अगर आपने देखा, उसकी बहुत सारी आर्म्स होती हैं और वो जब अपने शिकार को घेरता है तो सारी आर्म से वो इस तरह से पकड़ने की कोशिश करता है। ईरान जो है करीबन वही गेम खेल रहा है इजराइल के साथ। अपने आर्म्स उसने अलग अलग बना रखे हैं। एक आर्म उसका हिजबुल्ला है, एक आर्म उसका हूती है, एक बार उसका शिया मिलिशिया है जो इराक में है, जो सीरिया में है। और इन सब से वो घेरना चाह रहा है। लेकिन ऑक्टोपस का हेड जो है, जो सर है, वो ईरान है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं, यहाँ बार बार आप एक नाम देख रहे होंगे, उसमें आ रहा है ब्रिगेडियर जनरल अली अमीर अली। ये कौन है पता? ये IRGC यानी कि ईरान की वायुसेना के चीफ हैं। ये वही बंदे हैं, ये वही ब्रिगेडियर जनरल है जिसने साल 2024 में जब इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था तो पूरा कमांड उसके हाथ में था। खामनेई ने उनको ऑर्डर दिया कि तुमको ये करके दिखा सकते हो? उसने कहा मैं बिल्कुल दिखा सकता हूं। खामनेई ने उनसे पूछा, ऐसा निकला है पेपरों में, वहां की मीडिया में ईरान की, कि ये बताइए कि यहां हमारे तेहरान से और इजराइल की दूरी लगभग 2000 से 2200 किलोमीटर है, क्या हम इतनी दूर तक मिसाइलों से अटैक कर सकते हैं? आप विश्वास नहीं मानेंगे, इसी ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली ने वो कारनामा करके दिखाया और इजराइल के कम से कम 10 इलाकों में हर तरीके की मिसाइलें उसने गिरा के दिखाई। उसमें खुर्रम शहर और शेकेन और गदर जैसी मिसाइलें भी थीं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। सर, ये तब मुमकिन हुआ जब वहां पर डिफेंस के लिए आयरन डोम भी था, एरो मिसाइल सिस्टम भी था। मतलब जो दुनिया के टॉप मोस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं वो सारे वहां पर डिप्लॉयड थे। पहले से पता था, जानकारी थी, तैयारी थी। उसके बावजूद भी इस हमले को करके ईरान ने ये दिखा दिया कि अल्टीमेटली उसने अपनी मिसाइल पावर को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है कि वो इजराइल के किसी भी हिस्से में कभी भी पहुंच सकता है। और यही डर जो है उसने अभी तक रोका हुआ है। अगर कोई और मुल्क होता और उसके पास इस तरह का पावर प्रोजेक्शन नहीं होता तो यकीन मानिए इजराइल जितना अग्रेसिव है और जिस तरह से अपने दुश्मनों को वो हर जगह हमला करके मारने की कोशिश करता है, अभी तक उसने ईरान की लीडरशिप को डेसिमेट कर दिया होता, खत्म कर दिया होता। क्योंकि ईरान ने ही इतनी बड़ी हिम्मत की है कि 2 बार, एक बार नहीं बल्कि 2 बार उन्होंने अटैक किया। लेकिन क्योंकि उनको पता है कि अगर हम हमला करेंगे तो वहां से भी रिटेलिएशन होगा और रिटेलिएशन क्योंकि मजबूत होगा, इसी वजह से आगे नहीं बढ़े आज तक। मैं आपको बता दूं, इजराइल की मीडिया ने एक बड़ी ज़बरदस्त खबर थोड़ी देर पहले छापी है और वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्लियर कट बोला गया है गुप्त सूत्रों के हवाले से कि जो इजराइल की मोसाद है वो ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली को हर हालत में मारना चाहती है। उसको ये डर है इजराइल को कि अगर मैंने इस वायु चीफ को नहीं मारा ईरान के तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। याद रखिए, मिसाइल चलाना कोई छोटे मोटे कहते हैं ना अधिकारियों का काम नहीं है। इतनी ज़बरदस्त इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, इतना इसमें ज़बरदस्त नेटवर्क होता है, सैटेलाइट से लेके ग्राउंड वर्क होता है, तब जाके आप एक मिसाइल को कर पाते हो, और वो भी ऐसे देश के खिलाफ जो हाँ इजराइल हो आपके सामने। और इजराइल ऐसा नहीं कि इजराइल इतना कमज़ोर है वो हार जाएगा। उसने क्या किया, इसी को ध्यान में रखकर गाज़ा के अंदर 30 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाने का ऐलान कर दिया है, ताकि कभी भी अगर उस पर अटैक हो तो कम से कम 30 किलोमीटर का वो दायरा पार करते वक्त उसे कुछ वक्त तो मिले। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लिखा ना 20 गुना तेज बोल रहा है कि भाई आप सिर्फ 3% यूरेनियम यूज करिए जो आपके परमाणु बिजली के लिए जरूरी है, बाकी आप उसको हटा दीजिए, उसको नष्ट कर दीजिए।
ईरान कह रहा है कि आप भूल जाओ, 3% छोड़िए, 60% हम लोग बना चुके हैं, हम कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं, ऐसा ईरान बोलता है। लेकिन सब लोग जानते हैं, खुद राफेल ग्रॉसी जो IAEA के चीफ हैं, उन्होंने बोला है कि कुछ नहीं है भैया, जिस दिन वो चाहेगा वो सारे टुकड़ों को जोड़कर अपना परमाणु बम बना लेगा। सुहेल, मैं एक आपसे अब बात जानना चाहता हूँ, चलिए पुतिन के पीछे ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ईरान का इतना ज़बरदस्त तरीके से साथ देने को तैयार हैं और ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं कि इजराइल से कह दो ईरान पर अटैक नहीं होगा जब तक कि ये वार्ता पूरी नहीं हो जाती। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है इसके पीछे की, वो ये है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। अब पुतिन के साथ प्रॉब्लम यह है कि पुतिन ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। यूक्रेन पर हमले के बाद से पूरा यूरोपियन ब्लॉक जो है वो उनसे खिलाफ हो चुका है, नेटो उनके खिलाफ है, अमेरिका उनके खिलाफ है, और बहुत सारे मुल्क खुलकर उनके साथ आना नहीं चाहते, उनके साथ दिखाई देना नहीं चाहते, सिवाय कोरिया, चाइना और ईरान के। और ईरान ने जिस तरह की मदद उनकी मिलिट्री की है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी मुल्क इतना ज़्यादा आउटराइट मदद नहीं करता जितनी ज़्यादा ईरान ने पुतिन की है, और ऐसे वक्त में की है जब वो थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुतिन को ये समझ आ गया है कि उनको अपने जो दोस्त हैं, जो अपने साथी हैं, वो बहुत चुन के निकालने पड़ेंगे, और इसी वजह से ईरान को वो इतना ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पुतिन भी बहुत समझदार आदमी है, अभी तक मतलब हम जाहिर बात है, कहने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं वो भी अपनी पावर प्रोजेक्शन को और आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ईरान की मदद से वो यूएस पर दबाव बना रहे हैं, और उस दबाव बनाने में कामयाब भी हो रहे हैं। बिल्कुल सही। ये जो दबाव वाली बात सुहेल ने बोली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए ट्रंप ने क्या किया, पहले तो खूब हथियार दिए यूक्रेन को, उसको भस्मासुर बना दिया। अब हथियार नहीं दे रहे हो तो वो रोज जेलेंस्की रोज रोते हैं आके कि ट्रंप आप हमको मरवा रहे हैं, ट्रंप आप यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। ये जो स्थिति है, इससे क्या हुआ है, और उधर ट्रंप ने क्या किया, टैरिफ लगा के यूरोप को भी अपने खिलाफ कर लिया। अब ट्रंप के साथ ना तो जेलेंस्की खड़े होने को तैयार हैं, ना यूरोपियन कंट्रीज खड़े होने को तैयार है, जबकि पुतिन की तरफ ईरान भी है, बाकी भी देश हैं बड़े बड़े जो उसको हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो रूस के पास कहते हैं ना 500 जो सबसे बेस्ट एटम बम है, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है अगर बड़ी युद्ध हो। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि ईरान और रूस जो है वो आधी दुनिया पर भारी पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, कल हम इसी वक्त फिर हाजिर होंगे, आपको कुछ नया बताएंगे, क्योंकि रात में भी बहुत डेवलपमेंट होने वाला है, मॉस्को में भी और तेहरान में भी, ये आप मान के चलिए। मैं रवि अवस्थी और सुहेल आपसे फिर कल मिलेंगे, और फिर हम एक नए अंदाज से, नए एंगल से आपको सारी चीजें बताएंगे। सुहेल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस यही बताना चाह रहा था कि हम यहाँ पे लिख तो रहे हैं कि भाई ये इस तरह के परमाणु हथियार तैयार हो रहे हैं और परमाणु जंग की तैयारी हो रही है, बट लेट्स होप कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ सही तो बात वो है, हम सब के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती और बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी। तो चलिए कल आपसे मुलाकात करते हैं। गुड बाय।